सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो था, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये डिस्कार्टेस और न्यूटन ने मिलकर दिया था। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या था कि अगर सपोज कर लो कि मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। ठीक है, मीडियम वन जो है वो रेयरर मीडियम है और मीडियम टू जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये इंसिडेंट राइट है, ये नॉर्मल हो गया। तो ये जब डेंसर में जाएगा तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, तो अगर v1 velocity of light in the first medium, v2 velocity of light in the second medium, तो v2 जो है वो v1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हाइजीन ने क्या बोला कि नहीं भाई ये तो गलत चीज है, एक्चुअली v2 ग्रेटर देन v1 नहीं होता, इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज गलत चीज है, जो v2 है वो v1 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसको भी वेरीफाई करेंगे और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी में जो आपका पेज दिया हुआ है, उस पेज को मैंने यहाँ पे आपका मतलब मैंने पिक्चर उसका यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सो दैट हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे डायग्राम में हमारा क्या दिया हुआ है? डायग्राम में दिया हुआ है कि एक मीडियम वन है और एक मीडियम टू। ठीक है, सो दिस इज द, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है, इस लाइन के ऊपर मीडियम वन है और इस लाइन के नीचे मीडियम टू है। ठीक है, अब यहां से आपका ये जो एरो शो किया है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट वेव इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्लैंडिंग पोजीशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगा तब तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रे तब तो अनडिविएटेड चला जाएगा। रिफ्रैक्शन में तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन एसेंशियल कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा तो ये डायग्राम मैं फिर से हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, और आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए। तो ये लाइन हो गया, इसके ऊपर है मीडियम वन। ठीक है, मीडियम वन, इसके नीचे है मीडियम टू, मीडियम टू। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे जो वेव आ रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वेव का डायरेक्शन है, तो इसको एरो से रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये जो एरो दिखा रहा है कि वेव किस तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा हाइजीन्स प्रिंसिपल जो था, वहां पे हम लोगों ने एक प्रिंसिपल में एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेव है, ठीक है, वेव अगर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में और वेव फ्रंट है, ठीक है, तो वेव और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वेव फ्रंट को रेड कलर से सपोज रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, ये वेव फ्रंट है। तो जो वेव और वेव फ्रंट है ना, इनके बीच में जो एंगल होगा ना वो हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। दिस इज एसेंशियल कंडीशन बेस्ड ऑन हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, और वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सपोज कर लो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये तो मैं मतलब एक प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए लाइन है, बट एक्चुअली ये एक प्लेन है। ठीक है, लाइट यहां से ऐसे आ रहा है, लाइट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, लाइट इस तरह से आ रहा है और ये एक प्लेन है जो कि लाइट के डायरेक्शन के साथ नॉर्मल है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, ये एक वेव फ्रंट हो जाएगा, ये एक वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कई वेव फ्रंट हो सकते हैं, कई वेव फ्रंट हो सकते हैं। तो ये वेव फ्रंट मतलब क्या है, इस ब्लू कलर के लाइन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को किस वेव फ्रंट से काम है, हमको हम एक वेव फ्रंट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ किया ना, ठीक है, ये वेव फ्रंट इस पोजीशन में यहाँ पे इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, सपोज ये कोई पोजीशन हम लोग मार्क कर लेते हैं ए। ठीक है, तो ए पॉइंट जो है ये सरफेस के साथ, मतलब मीडियम वन और मीडियम टू का जो इंटरफेस है वहां पे ये कांटेक्ट में आ रहा है। तो मतलब हम जो बाकी के जो हम लोगों ने ड्रॉ किए थे वेव फ्रंट, ठीक है, वो अब हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग अभी सिर्फ एक वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे। हमारे काम का जो वेव फ्रंट है वो ये वेव फ्रंट है। हमारे काम का वेव फ्रंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेव फ्रंट अभी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गया है, मतलब ये जो वेव फ्रंट है ये इंसिडेंट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये जो वेव का डायरेक्शन है इसको अगर मैं इंसिडेंट रे बोलूं, तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये ए और ए बी ये एक वेव फ्रंट है, बट ये वेव फ्रंट का जो ए पॉइंट है ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है एट द पॉइंट, ये जो नॉर्मल जहां पे मैंने ड्रॉ किया है, और ये सरफेस को छू रहा है, मतलब ये जो वेव ऐसे ऊपर से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है, पहले देखिए वेव यहाँ पे था, वेव फ्रंट, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, और फाइनली जो ए बी पॉइंट है वो आपका सरफेस को टच कर रहा है। तो मतलब वो टच कर गया, मतलब वो इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो जो ए बी है उसको मैं पूछता हूँ कि वो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, मतलब यहां से जब वेव आ रहा होगा तो यहाँ पे इधर से वेव आ रहा है पैरेलल डायरेक्शन में से आ रहा है। ठीक है, मतलब पैरेलल है बट सरफेस के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तिरछे डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो वेव आ रहा है ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा है ए में, यहाँ से जो वेव आ रहा है वो बी में पहुंचा है। तो ए और बी सेम टाइम में डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसलिए ए और बी को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सेम टाइम में डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए वो सेम एक साथ वाइब्रेट करेंगे, दे विल बी वाइब्रेटिंग इन फेज। सो दिस इज द वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सी मान लीजिए, नाम दे दिया सी। ठीक है, अच्छा, अब मीडियम वन में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है, मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v2 है। ठीक है, अच्छा, अब बी से सी में आने में जो टाइम लग रहा है ना, बी से सी में आने में जो टाइम लग रहा है वो टाउ टाइम लग रहा है, टाउ टाइम। ठीक है, बी से सी आने में टाउ टाइम लग रहा है। तो बीसी जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, v1 टाउ। ठीक है, बीसी जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका v1 टाउ। स्पीड हो गया v1 और टाउ टाइम में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव या जो डिस्टरबेंस, वेव मतलब डिस्टरबेंस, तो ये बी से सी पहुंच रहा है, उसी टाइम में ये डिस्टरबेंस ए से अंदर की तरफ जाएगा, मीडियम टू में जाएगा, घुसेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में। अब उसका मीडियम टू में तो उसका स्पीड वी टू है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा वी टू टाउ, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वी टू टाउ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विद ए एस सेंटर हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जिस आर्क का जो रेडियस होगा ना वो वी टू टाउ होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ये जो आर्क है, इस आर्क का रेडियस है वी टू टाउ। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस आर्क पे, सी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और फिर मैं ए से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इस टेंजेंट के साथ नॉर्मल होगा, इस टेंजेंट के साथ नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसका कुछ नाम दे दिया डी पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वेव या डिस्टरबेंस जो है वो बी से सी पहुंच रहा है, उसी टाइम में वेव यहाँ ए से डी तक पहुंच रहा है। ठीक है, ए से डी पहुंचने में भी तो टाउ टाइम लग रहा है, और जो स्पीड उसका वी टू है, तो वी टू टाउ डिस्टेंस हो गया। मतलब जो एडी डिस्टेंस है, जो एडी डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो वी टू टाउ होगा।
वो वी टू टाउ होगा। ठीक है। और देखिए डी और सी सेम टाइम में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब सी डी जो हो गया वो एक वेव फ्रंट हो गया। सी डी एक वेव फ्रंट हो गया। ठीक है। तो ए बी को जैसे मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला था, सी डी को मैं नाम दूंगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। सी डी हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सी डी इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, ये जो रे है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ईडी के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो ये वेव का डायरेक्शन है, और जो डीसी है वो वेव फ्रंट है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि वेव का डायरेक्शन और वेव फ्रंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल एडीसी इज 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज देखिए कि अगर ये जो रे ये ऐसे आ रहा है ना, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। तो मतलब ये वेव आपका ए में जब पहुंच रहा है तो ये वेव आपका बी में पहुंच रहा है। ठीक है। अच्छा, बट ये अगर नॉर्मल डायरेक्शन में आता, सीधा आता, तो ये जो ए और बी है सेम टाइम में एक साथ ये इस इंटरफेस में आते। मतलब जो अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट होता तो ये जो बी है वो यहां पे होता। अच्छा, बी अगर यहां पे होता तो ये जो एंगल है ये एंगल जीरो होता। और नॉर्मल इंसिडेंट अगर है रे अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो जीरो हो रहा है। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको मैं नॉर्मल से जितना बेंड करूंगा, ये जो बी है ये सी से इतना ही ऊपर जाएगा, ये सी से उतना ही ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल अगर आई है, ये एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल बी ए सी, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू आई। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है, सी डी इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और जो सरफेस है उनके बीच में जो एंगल होगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। मतलब ये आर होगा, ये आर होगा। ठीक है। सो ये डायग्राम है। ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे इन्होंने, ये जो यहाँ पे शो किया ये डायग्राम शो किया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में साइन आई का वैल्यू कितना होगा? साइन आई इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई इक्वल टू बीसी, बीसी बाई, बीसी बाई एसी। एसी हाइपोटेन्यूज होगा और बीसी परपेंडिकुलर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। साइन आई इक्वल टू बीसी बाई एसी, बट बीसी क्या है? जो बीसी है वो है वी वन टाउ, वी वन टाउ बाई एसी। ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल एबीसी का कहानी। अब ट्राइंगल एडीसी अगर देखोगे, ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आर है। ठीक है। तो साइन आर कितना होगा? साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब एडी, एडी बाई एसी, एडी बाई एसी। ठीक है। एडी बाई एसी। अब एडी क्या है? एडी है वी टू टाउ, वी टू टाउ बाई एसी, वी टू टाउ बाई एसी। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखा है, साइन आई और साइन आर का वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी वन टाउ बाई ए सी इंटू ए सी डिवाइड बाई वी टू टाउ। ठीक है। तो यहां पे ए सी और ए सी तो कैंसिल हो गया, टाउ और टाउ भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया?
V1/V2, V1/V2, ठीक है, V1/V2 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर कितना हो गया? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1/V2, V1/V2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे ये जो वेव आ रहा है ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, ठीक है, एंड इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है तो ये जो आर जो होगा वो आई से छोटा होगा, आर आई से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आर मतलब आई हम लोग बोलते हैं आई आर से बड़ा है, ठीक है। आई अगर आर से बड़ा है तो इसका मतलब साइन आई जो है वो साइन आर से बड़ा है, साइन आर से बड़ा है। तो साइन आई अगर साइन आर से बड़ा है तो इसका मतलब वी वन ग्रेटर देन वी टू, वी वन ग्रेटर देन वी टू, जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी के जस्ट उल्टा रिजल्ट है, ठीक है। और ये करेक्ट रिजल्ट है, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम आ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ये जो वेव है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के दौरान क्या हो रहा है? इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो इफ द रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इन दैट केस स्पीड ऑफ द लाइट विल डिक्रीज, v1 विल बी ग्रेटर देन v2। यहाँ पे v2 स्पीड था तो स्पीड कम हो गया, ठीक है, स्पीड कम हो गया, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आ गया v1/v2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इफ r इज लेस देन i, r is less than I मतलब if the ray bends towards the normal, the speed of the light wave in the second medium will be less than the speed of the light wave in the first medium. Very important statement, ठीक है। अगर आप अभी आपके पास एनसीईआरटी है तो इस चीज को मार्क कर लीजिए, ये इक्वेशन, और we get the important result if r is less than I, if the ray bend towards the normal, the speed of the light wave in the second medium will be less than speed of the light wave in the first medium, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? दिस प्रिडिक्शन इज ऑपोजिट टू द प्रिडिक्शन फ्रॉम कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड दिस इट इज करेक्ट, ठीक है। बाद में प्रूफ किया गया था इट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो मीडियम वन है ना, मीडियम वन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1 है, और मीडियम टू है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2 है, ठीक है, n1 n2। तो n1 इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई वी वन, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। n2 इज इक्वल टू क्या हो गया? c बाई वी टू, ठीक है। तो इसका मतलब n1 बाई n2, n1 बाई n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 बाई n2 इक्वल टू c बाई वी वन इंटू वी टू बाई सी। तो c और c कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास v1 बाई v2 था साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। मतलब v2 बाई वी वन इज इक्वल टू होगा साइन आर बाई साइन आई, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे v2 बाई वी वन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है n1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, ठीक है। मतलब n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया, स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया, उसके बाद और एक चीज देखिए, देखिए कि ये जो वेव है ना, ये बी से सी जब ट्रैवल कर रहा है ना, बी से सी, तो उसको टाउ टाइम लग रहा है, ठीक है, टाउ टाइम लग रहा है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि जो टाउ है ये आपका वेव का पीरियड है, ठीक है, और v1 जो है वो वेव का स्पीड है, v1 वेव का स्पीड है, ठीक है। वो तो एक्चुअली वेव का स्पीड है ही, वो तो हम लोग लाइट का स्पीड बोल रहे हैं ना, वो लाइट क्या है? लाइट वेव है। तो टाउ अगर उसका पीरियड है तो ये जो v1 टाउ होगा ये वेवलेंथ जैसा टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ होगा वो
मतलब एयर में हो गया, और V2 टाउ हो गया आपका वेवलेंथ इन द मीडियम, या V1 टाउ मीडियम वन बोल सकते हैं हम लोग, मीडियम वन में उसका वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो V1 टाउ मतलब यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम पीरियड, उसको हम लोग वेवलेंथ के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया था ना, BC/AC। ठीक है, BC/AC, तो ये जो BC है वो आपका क्या हो जाएगा, BC जो V1 टाउ लिखा था वो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 1। ठीक है, वो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 1। ठीक है, सो यहां पे उन्होंने वही सब्स्टिट्यूशन किया है कि BC को लिख लिया उन्होंने, देखो BC/AE। ठीक है, वो यहां पे ये लोग लिख रहे हैं, यहां पे वो लोग क्या लिख रहे हैं, BC/AE, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया था, हम लोगों ने यूज किया था BC बाई, मैंने डी लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो ई लिया है सिंबल, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डी लिया है। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर, अगर हम लोग साइन आई बाई साइन आर को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो BC/AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू V1/V2। ठीक है, BC/AD इज इक्वल टू V1/V2। जो BC है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू BC/AD इज ऑल्सो इक्वल टू λ1/λ2। मतलब यहां पे अगर मैं टाउ के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो V1 टाउ क्या है, λ1, V2 टाउ क्या है, λ2। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि λ1/λ2, λ1/λ2 इज इक्वल टू V1/V2, λ1/λ2 इज इक्वल टू V1/V2, रेशियो ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, तो वही चीज यहां पे इन्होंने लिखा है, λ1/λ2 इज इक्वल टू V1/V2। ठीक है, तो देखिए, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, एंड इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है। तो हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू ये हम लोगों ने समझा था कि जो V2 है, इट इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1। ठीक है, फिर हमको ये मिल रहा है कि λ1/λ2 इज इक्वल टू V1/V2 है। ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, स्पीड आपका डिक्रीज, अगर V1 V2 से छोटा है तो λ1 λ2 से छोटा होगा, λ1 V2 is less than V1, so that means λ2 is less than λ1। ठीक है, V2 अगर V1 से छोटा है, ठीक है, V2 अगर V1 से छोटा है, λ2 λ1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस implies when wave gets refracted into a denser medium, तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, V1 ग्रेटर देन V2 है, V2 छोटा हो गया, द वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो वेवलेंथ मतलब लैम्डा एंड V दोनों डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा और V दोनों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V बाय लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू बाय लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ, डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हम लोगों को क्या समझ में आया यहाँ पे, ये समझ में आया कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों चीजें अगर डिक्रीज होगा तो ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू ए डेंसर मीडियम, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन डिक्रीज है, दोनों डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बट द फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू V बाय लैम्डा रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज हो रहा है, अगर इफ द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
ठीक है। अगर सपोज कर लो कि ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो जो ये लाइट यहां से आया, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो जो आई है वो आर से बड़ा है, यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2। आई आर से बड़ा है तो v1 जो होगा वो v2 से बड़ा होगा, लैम्डा वन जो होगा वो लैम्डा टू से बड़ा होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो अगर सपोज करो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ f1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूँ f2, तो फ्री, ठीक है, सॉरी नो, ऊपर वाला मीडियम वन था, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f2 हो गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 हो गया, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो v1 बाय लैम्डा वन, यहाँ पे हो गया v2 बाय लैम्डा टू, v2 बाय लैम्डा टू। हमको क्या मिला था, हमको मिला था v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, मतलब v1 बाय लैम्डा वन इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा टू, मतलब f1 इज इक्वल टू f2, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज in frequency, no change in frequency during during refraction, during refraction, ठीक है। यहाँ पे इस केस में वेव अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है।